हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी आई इफेक्ट में। ठीक है ना, आज भी बात करेंगे। सुनो क्या होता है। मैंने पहले भी बताया था बेटा आई इफेक्ट में कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं इनकी जो मुख्य अभिक्रिया होती है, मेन रिएक्शन, वो एनएसआर होती है। क्या होती है? एनएसआर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एल्काइल हैलाइड, इनको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, है ना, आर एक्स। एल्काइल हैलाइड की मुख्य अभिक्रिया, मुख्य अभिक्रिया एनएसआर, इसका पूरा नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एल्काइल हैलाइड की मुख्य अभिक्रिया एनएसआर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। अच्छा, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें क्या होता है बेटा? जो एल्काइल हैलाइड है ना, जैसे मान लो ये कोई भी हैलाइड है और यहाँ पे हमने लिख दिया KOH, है ना। तो क्या होता है, ये जो हैलाइड होता है ना, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कैसा होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये बन जाएगा RCH2 पॉजिटिव, RCH2 पॉजिटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मध्यवर्ती, मध्यवर्ती। मध्यवर्ती क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये अभिक्रिया के बीच में बनता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती। अब ये जो है ना, ये OH, ये OH माइनस, ये इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन इस तरह से होगी, RCH2OH। ठीक है, ये एक एल्कोहल बन गया, एल्कोहल। और ये क्या है? ये एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, यहाँ पर ये जो OH है ना, यहाँ यहाँ जो OH माइनस है, ये न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना बेटा। तो होता क्या है, ये जो एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया है NSR, इसमें कार्बोकेटायन मध्यवर्ती के रूप में बनता है। इसलिए इनकी जो क्रियाशीलता होती है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के समानुपाती होती है। ठीक है, नोट करो।
यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक। चलो नोट कर लिया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये समानुपाती हो जाएगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मतलब कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्टिविटी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है ना, कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्टिविटी उतनी ही अधिक होगी। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ने पर एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है बेटा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ने पर एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो आपको याद है अपन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या लिखते थे? अपन लिखते थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इसमें अपन लिखते थे कि जो रिजोनेंस वाला है, कौन? रिजोनेंस। जो रिजोनेंस वाला केटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद प्लस आई वाला, रिजोनेंस वाला, उसके बाद प्लस आई वाला, और आखिरी में माइनस आई वाला। ठीक है ना, हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में क्या लिखते थे कि जो रिजोनेंस वाला केटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद प्लस आई वाला, और उसके बाद माइनस आई वाला। मतलब जो हैलाइड की रिएक्टिविटी होगी वो भी इसी क्रम में होगी। यदि हैलाइड का केटाइन रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर उसके बाद प्लस आई वाला, उसके बाद माइनस आई वाला। ठीक है, चलो इसके क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, अच्छा ऑर्डर ऑर्डर बनाना है ना। देखो समझो बात को, यहाँ पे यदि मैं इस हेलोजन को यहाँ से बाहर निकाल दूं, है ना, ये हेलोजन इलेक्ट्रॉनों को लेके जाएगा, ये क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन। इस तरह से कार्बोकेटाइन बनेगा। अच्छा ठीक है, ऐसा कैसे यहाँ पे होगा? यहाँ पे ये जाएगा तो ये केटाइन बनेगा, वैसा वैसे यहाँ पे होगा, ये जाएगा
तो यहाँ पे केटायन बनेगा, है ना। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ होगा, जब ये हेलोजन यहाँ से जाएगा, है ना, जब ये हेलोजन यहाँ से जाएगा तो कंडीशन कुछ इस तरह से बनेगी, ये ठीक है। अच्छा, अब बात को समझो। देखो यहाँ पे जो केटायन बना है ये रिजोनेंस में भाग ले रहा है, देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसमें रिजोनेंस होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, मतलब इसमें पूरी रिंग में रिजोनेंस हो रहा है। जबकि आप इसमें देखोगे तो पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, 2 बार रिजोनेंस हो रहा है। इसमें पॉजिटिव सिंगल डबल केवल एक ही बार हो रहा है, जबकि इसमें इसमें तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा, ये लोकलाइज्ड हो गया। ये कैसा हो गया, लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब जो अपने स्थान को छोड़ के कहीं ना जाए उसको कहते हैं लोकलाइज्ड, अपनी जगह पे ही रहे, ठीक है। तो ये अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, यहीं बैठा रहेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड, ठीक। अच्छा, तो स्टेबल बाय रिजोनेंस, स्टेबल बाय रिजोनेंस, है ना। तो इनमें सब में रिजोनेंस हो रहा है, इसलिए इनके जो केटाइन बनेंगे वो मोर स्टेबल होंगे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा रिजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे मोर रिजोनेंस, मोर रिजोनेंस, मोर रिजोनेंस देन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन देन मोर रिएक्टिव हैलाइड, ठीक है। इस वाले कंपाउंड में मोर रिजोनेंस हो रहा है, देन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, देन मोर रिएक्टिव हैलाइड, मतलब कार्बोकेटाइन में जितना ज्यादा रिजोनेंस होगा उसका जो हैलाइड है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये वाला हो जाएगा, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, और ये सबसे कम स्टेबल होगा। ये जो केटायन है ये सबसे कम स्टेबल है ना, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो ये कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है, इसलिए इसका हैलाइड भी लेस रिएक्टिव है देन लेस रिएक्टिव हैलाइड, देन लेस रिएक्टिव हैलाइड, ठीक है, नोट करो। याद रखना है ना, ये वाला लेस स्टेबल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें इसमें देखो डायरेक्ट करें, यहाँ से ये ब्रेक होगा तो यहाँ क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, और ये कार्बोकेटाइन रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, है ना। तो स्टेबल बाय रिजोनेंस। अच्छा, इसकी बात करें तो यहाँ से इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, है ना, ऐसे करके ब्रेक कर दो, तो यहाँ क्या बनेगा, केटाइन, यहाँ क्या बनेगा, केटाइन। अब देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, ये केटाइन भी रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन केटाइन की तरफ आएंगे, तो ये भी स्टेबल बाय रिजोनेंस। यहाँ पे आप यदि देखेंगे तो ये केटाइन बनेगा, ये हो गया लोकलाइज्ड। कैसा हो गया, लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड लेस स्टेबल होता है ना, देन लेस स्टेबल, देन लेस स्टेबल, है ना, लोकलाइज्ड है इसलिए लेस स्टेबल, लेस स्टेबल देन लेस रिएक्टिव, देन लेस रिएक्टिव हैलाइड। तो ये वाला हैलाइड सबसे कम रिएक्टिव होगा, उससे ज़्यादा ये,
और इसमें मोर रिजोनेंस होगा तो मोर स्टेबल देन मोर रिएक्टिव, है ना। इसमें सबसे ज्यादा रिजोनेंस होगा इसलिए मोर रिजोनेंस, मोर रिजोनेंस देन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, देन मोर रिएक्टिव हैलाइड। ठीक है बेटा, नोट करो। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, हमको देखो करना कुछ नहीं है, हमको केवल ये हेलोजन को यहाँ से हटा के और पास वाले कार्बन पे केटाइन बनाना है। ठीक है ना, इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ पे क्या बना दो, केटाइन। इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ पे क्या बना दो, केटाइन। ठीक, ये करना है। उसके बाद अब ये केटाइन देखो क्या रेजोनेंस में भाग ले रहा है, पॉजिटिव सिंगल डबल, हाँ रेजोनेंस में भाग ले रहा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेबल बाय रेजोनेंस। ठीक है, स्टेबल बाय रेजोनेंस। अच्छा यहाँ पे रेजोनेंस तो नहीं है, लेकिन इसका कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे ये एक तो लोकेलाइज्ड हो गया, कैसा हो गया, लोकेलाइज्ड। तो लोकेलाइज्ड है इसलिए लेस स्टेबल, देन लेस स्टेबल, देन लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन, देन लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन, देन लेस रिएक्टिव हैलाइड। ठीक है बेटा। अच्छा एक कारण और भी है यहाँ पे, है ना, देखो समझो बात को। क्या होता है, क्या होता है, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा है, sp2। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण इसमें परसेंटेज एस बढ़ जाता है, परसेंटेज एस बढ़ जाता है। परसेंटेज एस कितना होता है, परसेंटेज एस इक्वल टू 33.3%, जिसके कारण ये जो कार्बन है ये माइनस आई की तरह बिहेव करने लगता है, माइनस आई का काम करने लगता है। और जो माइनस आई वाले होते हैं वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं। ठीक है, इसलिए भी ये लेस स्टेबल केटाइन है, इसलिए लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो ऑर्डर ये बन जाएगा, है ना, पहले रिजोनेंस वाला, फिर प्लस आई वाला, फिर माइनस आई वाला, है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोर रिजोनेंस, या मोर लिखने की जरूरत ही नहीं, दिख तो रहा स्टेबल बाय रिजोनेंस, है ना, स्टेबल बाय रिजोनेंस देन मोर रिएक्टिव। देन मोर रिएक्टिव। ठीक है, चल अगला देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। इसी प्रकार जब ये इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे तो ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है बेटा, हमको क्या करना है, जब भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी देखें तो हेलोजन को वहां से हटा के और बाजू वाले कार्बन पे केटाइन बनाना है। ठीक है, फिर हमको केटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो देखो क्या ये केटाइन रिजोनेंस में भाग ले रहा है,
पॉजिटिव सिंगल डबल, हाँ ले रहा है, तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, वो कैटायन की तरफ जाएंगे, तो स्टेबल बाय रिजोनेंस, इसमें रिजोनेंस हो रहा है। अच्छा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे भी रिजोनेंस तो है, पॉजिटिव सिंगल डबल, तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव की ओर जाएंगे, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं स्टेबल बाय रिजोनेंस। ठीक वैसा ही इसमें हो रहा है, पॉजिटिव सिंगल डबल, तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, मतलब स्टेबल बाय रिजोनेंस। अच्छा तीनों में ही एक जैसा रिजोनेंस हो रहा है, देखो पॉजिटिव सिंगल डबल एक बार हुआ, पॉजिटिव सिंगल डबल इसमें भी एक बार हुआ, पॉजिटिव सिंगल डबल इसमें भी एक बार हुआ, तो तीनों में ही रिजोनेंस एक एक बार हो रहा है, मतलब रिजोनेंस तो सेम है, तीनों में ही रिजोनेंस सेम है। फिर कैसे देखें, तो फिर आप ऐसे देखो, रिजोनेंस तो तीनों में सेम है, लेकिन आप एक चीज देखो, ये जो कार्बोकेटायन है ये वाला, ये आपको बताऊं बेटा 1 डिग्री है, कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री। अच्छा यहाँ पे ये जो केटायन बना हुआ है ये 2 डिग्री है, कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री। ध्यान से देखो, ये कार्बन दो तरफ से घिरा हुआ है, तो ये कार्बन 2 डिग्री, और इस पे जो केटायन बना वो भी 2 डिग्री। अच्छा इसको देखो, ये वाला जो केटायन है वो 3 डिग्री है, कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये कार्बन तीन तरफ से घिरा है, इधर से, ऊपर से और इधर से, तो ये कार्बन 3 डिग्री है, और इस पे जो केटायन बना रखा वो 3 डिग्री केटायन है, ठीक है ना। तो हम केटायन की स्टेबिलिटी क्या लिखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में हम 3 डिग्री कार्बोकेटायन को आगे रखते हैं, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री, तो हेलाइट की रिएक्टिविटी भी बिल्कुल सेम ऐसी हो जाएगी। देन रिएक्टिविटी ऑफ हेलाइट, तो जो हेलाइट की रिएक्टिविटी है वो भी इसी प्रकार की हो जाएगी, 3 डिग्री वाला हेलाइट ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद 2 डिग्री वाला, उसके बाद 1 डिग्री वाला, ठीक है ना बेटा, इस तरह से। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कॉन्सेप्ट ये है कि जो हेलाइट की रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑफ हेलाइट, रिएक्टिविटी ऑफ हेलाइट ये समानुपाती होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, मतलब कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा हेलाइट की रिएक्टिविटी उतनी ही अधिक होगी, तो ये वाला हेलाइट ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम ये वाला, और ये आखिरी में आ जाएगा, ठीक है, नोट करो। चाय पियोगे
क्या है, अभी थोड़ा ठंड का मौसम चल रहा है ना। समझ में आया ना ये। यदि रिजोनेंस सेम हो, मतलब सभी कंपाउंड्स में एक जैसा रिजोनेंस हो, तो फिर हम 1 2 3 डिग्री से भी देख लेंगे। केटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री के ऑर्डर में होती है, तो हेलाइड की रिएक्टिविटी भी यही हो जाएगी। ठीक है ना। चलो आगे देखें। निम्न में से कौन AgNO3 के साथ कठिनाई से अवक्षेप देता है। अब कठिनाई का बोल रहा है, मतलब रिएक्शन कठिनता से होगी, है ना भाई। ये बोल रहा है कि कौन AgNO3 के साथ कठिनाई से अवक्षेप देगा, मतलब वो जो हेलाइड है वो बहुत लेस रिएक्टिव होगा। लेस रिएक्टिव होगा तो बहुत मुश्किल से रिएक्शन होगी, मुश्किल से रिएक्शन होगी तो कठिनाई से अवक्षेप मिलेगा। ठीक है ना। तो हमको कुल मिला के ये देखना है कि इनमें से कौन सा लेस रिएक्टिव है। ठीक, चलो देखते हैं। अच्छा, यदि इस हेलाइड को यहाँ से हटा दिया जाए तो कार्बोकेटाइन बनेगा। इसको यहाँ से हटा दें तो कार्बोकेटाइन बनेगा। इसको यहाँ से हटा दे तो कार्बोकेटाइन बनेगा, और इसको यहाँ से हटा दे तो भी क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। ठीक है। चलो, कार्बोकेटाइन बनने के बाद क्या होता है देखते हैं। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 पॉजिटिव, ये कार्बोकेटाइन बना। यहाँ पे देखो ये 3 मिथाइल है, तो ये कुछ इस तरह से है, CH3 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 और ये पॉजिटिव। ठीक है ना, ये कुछ इस तरह से है। इसके बाद यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये पॉजिटिव बन गया, है ना, ये वाला। अच्छा, यहाँ पे ये पॉजिटिव बना। ठीक है, ये पॉजिटिव बना। अब चेक करो इनमें से कौन सा लेस रिएक्टिव है और कौन सा मोर रिएक्टिव है। देखो, यहाँ पे +I काम कर रहा है और +I कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये 3 डिग्री है। कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री। और 3 +I वाले भी लगे हैं इसमें, तो ये भी स्टेबल केटाइन है, इसलिए हेलाइड भी अधिक रिएक्टिव होगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रिजोनेंस हो रहा है, पॉजिटिव सिंगल डबल, है ना ये, तो स्टेबल बाय रिजोनेंस। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो केटाइन है ये लोकेलाइज्ड हो गया। कैसा हो गया, लोकेलाइज्ड। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो लोकेलाइज्ड होता है उसमें ये वाला जो कार्बन है ये -I की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, -I की तरह। और -I के कारण केटाइन की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। केटाइन की स्टेबिलिटी यदि कम हो गई तो रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो यदि मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर बनाऊं, रिएक्टिविटी ऑफ हेलाइड, ये जो हेलाइड है इनकी रिएक्टिविटी का यदि ऑर्डर बनाए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो ये रिजोनेंस वाला होता है, मतलब C वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद 3 डिग्री वाला तो B वाला आ जाएगा, है ना, B वाला, क्योंकि ये 3 डिग्री है। उसके बाद A वाला आ जाएगा, और ये सबसे पीछे आएगा D वाला, है ना, क्योंकि इसमें -I की तरह काम कर रहा है। ये D वाला सबसे पीछे आ गया, है ना। तो C मोर रिएक्टिव, देन B, देन A, लास्ट में D। ठीक है। तो जो D वाला है वो लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव है तो जो रिएक्शन है वो बहुत लेस होगी, मतलब बहुत कम होगी, या बोल दो बहुत मुश्किल से होगी, कठिनाई से होगी। तो अवक्षेपण भी कठिनाई से ही मिलेगा।
तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा, D4 डेली। ठीक है। अच्छा, ये बोलता है कि कौन तीव्रता के साथ AgNO3 के साथ क्रिया करेगा और अवक्षेप देगा, तो फिर आंसर सी वाला होता। ठीक है, नोट करो। तो ये जो है ना बेटा, ये डी वाला ये लेस रिएक्टिव है, इसको आप ऐसे भी बता सकते हो। देखो समझना बात को, है ना, हो क्या रहा है इसके अंदर, हो क्या रहा है। जैसे ये लेस रिएक्टिव है, कैसा है ये, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। तो इसके लेस रिएक्टिव होने का एक कारण आप ये भी बता सकते हैं, क्या, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl, ठीक है, यही है। हम कार्बोकेटाइन से चेक कर रहे हैं, तो कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है, इसलिए रिएक्टिविटी लेस है। लेकिन आप यहाँ पे ये कंसेप्ट भी लगा सकते हैं कि जो क्लोरीन होता है, इसके पास लोन पेयर होते हैं, क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ठीक है, अब सोचो, ये जो क्लोरीन है इसके पास लोन पेयर है ना, और इसका लोन पेयर रिजोनेंस में भाग भी ले रहा है। देखो लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। तो जब ये लोन पेयर रिजोनेंस में भाग लेने के लिए नीचे उतरेगा, जब ये लोन पेयर रिजोनेंस में भाग लेने के लिए नीचे उतरेगा, है ना, तो इसको लगेगा धक्का, इसको क्या लगेगा, धक्का, तो ये इस तरफ जाएगा। ठीक है ना, तो फाइनली होगा क्या यहाँ पे, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब आप देखो देखो, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। हमको पता है कि जो लोन पेयर है वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, तो जैसे ये नीचे उतरेगा ये आगे बढ़ेगा। मतलब कुल मिला के यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए भी ये लेस रिएक्टिव है। ठीक है ना, नोट करो। अगला, निम्न में से किसमें CCl बंध लंबाई अधिकतम होगी। देखो CCl बंध लंबाई अधिकतम होगी, मतलब जो CCl के बीच बॉन्ड है वो बड़ा है, बंध लंबाई अधिक होगी, मतलब CCl के बीच जो बॉन्ड है वो कैसा है, बड़ा है। CCl के बीच जो बॉन्ड है वो बड़ा है। अब बॉन्ड बड़ा होगा तो आसानी से टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा मतलब रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, रिएक्शन जल्दी हो जाएगी मतलब हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब ऐसा हैलाइड जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसमें कार्बन Cl के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बहुत अधिक होगी। समझ में आ रही बात, तो हमको वो हैलाइड बताना है जो ज्यादा रिएक्टिव है। चेक करें, इसको यहां से हटाओ तो केटाइन बनेगा, इसको यहां से हटाओ केटाइन बन जाएगा, इसको यहां से हटाओ और इसको भी यहां से हटाओ। चलो देखते हैं क्या होता है ना।
यहाँ पे जब हटाएंगे तो ये ऐसा बनेगा, CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव, ऐसा बनेगा। अच्छा, यहाँ से जब इसको हटाएंगे तो ये कैसा बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। अच्छा, ये बेटा C6H5 रिंग है ना, तो आप चाहो तो इसको ऐसा भी बना सकते हो, ये रिंग है ना, और यहाँ पे ये केटाइन बना दो, ये ठीक है। और यहाँ पे ये भी रिंग है C6H5, तो इसको ऐसा बना दो। उसके बाद ये CH2, तो ये CH2, और ये हेलोजन यहाँ से जाएगा तो इस पे केटाइन बन जाएगा, ये कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब आप चेक करो कौन सा मोर स्टेबल होगा। देखो इसमें तो क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव सिंगल डबल रिजोनेंस हो रहा है, तो रिजोनेंस के कारण मोर स्टेबल, स्टेबल बाय रिजोनेंस। अच्छा, इसमें भी वही हो रहा है, देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, यहाँ पे भी ये केटाइन रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ पे भी स्टेबल बाय रिजोनेंस। लेकिन इसमें देखो, इसमें लोकेलाइज्ड हो गया, कैसा हो गया, लोकेलाइज्ड। तो लोकेलाइज्ड वाला तो लेस रिएक्टिव होता है, लोकेलाइज के वाला कैसा होता है, लेस रिएक्टिव। तो ये वाला जो है सी वाला, ये तो बहुत ही लेस रिएक्टिव हो गया, है नहीं। यदि हम इसका ऑर्डर बनाए, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, रिएक्टिविटी, तो सी वाला तो सबसे लेस रिएक्टिव होगा क्योंकि इसमें लोकलाइज्ड कार्बोकेटाइन बन रहा है। अच्छा, उससे ज्यादा प्लस आई वाला मतलब ए वाला आ जाएगा, उससे ज्यादा ये वाला आ जाएगा क्योंकि इसमें रिजोनेंस हो रहा है, बी वाला। और सबसे आगे डी वाला आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जो डी वाला है उसमें सबसे ज्यादा रिजोनेंस हो रहा है, पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, पूरे रिंग में घूम रहा है, तो डी वाला सबसे आगे आ जाएगा। मतलब इन सभी में जो डी वाला है वो मोर रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो कंपाउंड जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उसमें सीसीएल बॉन्ड उतनी ही लंबी होगी, और जितनी लंबी होगी वो उतना ही जल्दी टूटेगा। जल्दी टूटेगा मतलब आसानी से टूटेगा, आसानी से टूटेगा मतलब आसानी से रिएक्शन हो गई, ठीक है ना। तो जब भी सीसीएल बॉन्ड लेंथ पूछे कि किसमें अधिक लंबी है, तो हमको वो वाला कंपाउंड बताना है जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। more stable carbocation then more reactive halide, है ना, then more CCl bond length, ठीक। तो आंसर हो जाएगा D4 डेल, नोट करो। चलो, अब आ जाती है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता। अच्छा, कार्बोनिल यौगिकों की बात करें तो मैंने पहले भी आपको आई इफेक्ट में बताया था कि जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं इनकी मुख्य अभिक्रिया होती है NAR। क्या होती है, NAR। तो हम लिख सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड्स की मुख्य अभिक्रिया, मुख्य अभिक्रिया, कार्बोनिल कंपाउंड्स की मुख्य अभिक्रिया NAR। NAR का पूरा नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन
सकते हैं। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स की मुख्य अभिक्रिया क्या है? NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई एल्डिहाइड, कौन है? एल्डिहाइड RCHO, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया में HCN से करवाता हूँ। किससे करवाता हूँ? HCN से। तो यहाँ पे बनेगा साइनोहाइड्रिन। क्या बनेगा? साइनोहाइड्रिन। क्या बनेगा? साइनोहाइड्रिन। ठीक है, अच्छा कैसे बनेगा वो समझते हैं, या मैकेनिज्म क्या है वो समझ लेते हैं। मैकेनिज्म देखो, R और ये जो CHO है इसको इस तरह से बना लो, ठीक है, इस तरह से। अब देखो ये जो ऑक्सीजन है ना बेटा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये क्या करेगा? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस पे आएगा नेगेटिव और इस पे आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा यहाँ पे H पॉजिटिव होता है और Cn नेगेटिव होता है। H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव। तो इस रिएक्शन में क्या होगा? सबसे पहले Cn नेगेटिव इस पे अटैक करेगा। किस पे? इस कंपाउंड के ऊपर। अच्छा, यहाँ यहाँ यदि मैं Cn की बात करूँ ना, Cn माइनस, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। Cn क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और जो H प्लस है ये इलेक्ट्रोफाइल है। Cn क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और H प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। बहुत आसान होता है। जिसके ऊपर नेगेटिव होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, और जिसके ऊपर पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, जिस पर नेगेटिव वो न्यूक्लियोफाइल, जिस पे पॉजिटिव वो इलेक्ट्रोफाइल। अब रिएक्शन में होता क्या है? सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो आप सोच के बताओ, इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव है तो नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? भाई नेगेटिव नेगेटिव के ऊपर तो अटैक करेगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में तो रिपल्सन होगा। तो ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? इस पॉजिटिव के ऊपर। ठीक है, ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? इस पॉजिटिव के ऊपर। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, RCH और O माइनस। ठीक है, अब ये माइनस पूरी तरह से बन जाएगा। अब इस पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब H पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का अटैक करेगा नेगेटिव पे, तो ये बाद में इस पे अटैक करेगा, और जो कंपाउंड होगा वो इस तरह से बनेगा। आप चाहो तो न्यू बना सकते हैं। ठीक है ना, इसका नाम है साइनोहाइड्रिन। क्या नाम है? साइनोहाइड्रिन। और यहाँ पे देखो इसमें किरल कार्बन है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी लिख सकते हैं अपन। ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है ना, इसमें किरल कार्बन बन गया ना, इधर OH, इधर R, इधर Cn और एक H। तो चारों अलग अलग है, मतलब वो किरल है। किरल है मतलब जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, वो तो बात की बात है, जैसा भी है। फिलहाल काम की बात ये है कि सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ा। कौन जुड़ा? न्यूक्लियोफाइल। इसलिए इनकी मेन रिएक्शन क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले एड किसका हुआ? एडिशन किसका हुआ? न्यूक्लियोफाइल का। इसलिए बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, पहले इतना नोट करो। चलो, अब हम ये समझते हैं कि रिएक्टिविटी कैसे चेक करेंगे, है ना। रिएक्टिविटी कैसे चेक करेंगे? तो देखो बहुत आसान है। रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, है ना, समानुपाती -m या
माइनस आई, और व्युत्क्रमानुपाती प्लस एम या प्लस आई। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड समानुपाती माइनस एम या माइनस आई, व्युत्क्रमानुपाती प्लस एम या प्लस आई। समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। तो कार्बोनिल कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है वो माइनस एम या माइनस आई के डायरेक्टली है, मतलब समानुपाती है। यानी कि माइनस एम या माइनस आई जब बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन प्लस एम या प्लस आई के इनवर्सली है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब प्लस एम या प्लस आई बढ़ गया तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, यदि ऑर्डर बनाना हो, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो आप ऐसा करना, सबसे आगे माइनस एम वाले को ले लेना, उसके बाद माइनस आई वाला, उसके बाद प्लस आई वाला, और लास्ट में प्लस एम वाला। ठीक है, एक बात तो ये याद रखना, पहले माइनस एम वाले को रखेंगे, फिर माइनस आई वाला, फिर प्लस आई वाला, फिर प्लस एम वाला। अच्छा, एक चीज और, यदि हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो NaR के प्रति एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होता है कीटोन से। ठीक है, NaR के प्रति एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होता है, किससे? कीटोन से। अधिक क्रियाशील होता है कीटोन से। ठीक है, NaR के प्रति एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होता है कीटोन से। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, यदि एल्डिहाइड में भी मैं एलिफेटिक और एरोमेटिक की बात करूं तो एलिफेटिक एल्डिहाइड ज्यादा क्रियाशील होता है एरोमेटिक से। ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड से, एरोमेटिक एल्डिहाइड से। किससे? एरोमेटिक एल्डिहाइड से। ठीक है, ऐसा का ऐसा ही कीटोन के साथ है। कीटोन में भी यदि हम देखेंगे तो एलिफेटिक कीटोन मोर रिएक्टिव होता है, किससे? एरोमेटिक से। एलिफेटिक कीटोन अधिक क्रियाशील होता है एरोमेटिक से। एलिफेटिक कीटोन अधिक क्रियाशील होता है एरोमेटिक कीटोन से। ये पॉइंट आप याद कर लोगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, है ना। एक बार पढ़ लो। देखो, सबसे पहली चीज तो आप ये ऑर्डर याद रखना रिएक्टिविटी का। यदि हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी देखें तो माइनस एम सबसे आगे आएगा, फिर माइनस आई, फिर प्लस आई, और फिर प्लस एम। ठीक, एक तो ये याद रखना। दूसरी बात, NaR के प्रति, किसके प्रति? NaR के प्रति, इनकी मेन रिएक्शन NaR होती है। NaR के प्रति एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होता है, किससे? कीटोन से। एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होता है किससे? कीटोन से। अगला,
यदि हम एल्डिहाइड की बात करें तो जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होता है वो अधिक क्रियाशील होता है किससे? एरोमेटिक एल्डिहाइड से। ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होता है किससे? एरोमेटिक से। ठीक इसी प्रकार यदि हम कीटोन की बात करें तो कीटोन में भी ये सही है, जो एलिफेटिक कीटोन है वो अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है किससे? एरोमेटिक कीटोन से। ठीक है, ये पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेना, तो एल्डिहाइड कीटोन की क्रियाशीलता कभी भी गलत नहीं होगी, नोट करो। चलो मैं एक ऑर्डर बनवा देता हूं आपको, है ना, ये ऑर्डर आप याद रख लेना। जैसे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड की यदि रिएक्टिविटी देखें तो सबसे पहले एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो पहले एल्डिहाइड आएगा। मतलब आप ये नॉर्मल वाले एल्डिहाइड ले लो इस तरह से। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो भी बता दूंगा, है ना। इसके बाद CH3CHO ले लो। ठीक है, इसके बाद आप चाहो तो ये वाला ले सकते हो, CHO। ठीक है, इसके बाद आप चाहो तो ये वाला ले सकते हो, CH3CO CH3। इसके बाद ये वाला। इसके बाद ये वाला। इसमें रिंग में 3 बॉन्ड लगा दो, चाहे गोला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। आप 3 बॉन्ड बना दो चाहे गोला बना दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बात को समझना है। जैसे यदि मैं इसकी बात करूं तो हाइड्रोजन का तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं है बेचारे का, हाइड्रोजन का तो 0 इफेक्ट होता है। मतलब ये तो ना रिएक्टिविटी को घटाएगा ना बढ़ाएगा। ठीक, अच्छा CH3 की बात करूं तो CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई। और प्लस आई वाले रिएक्टिविटी को कम करते हैं, है ना। देखो यहां से समझो, हमने ऑर्डर में क्या लिखा, देखो प्लस आई और प्लस एम के व्युत्क्रमानुपाती है। प्लस आई और प्लस एम के कैसे है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब प्लस एम या प्लस आई बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी घटेगी। तो आप देखो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा, जबकि यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, तो प्लस आई लगने के कारण इसकी क्रियाशीलता कम हो गई, इसलिए पीछे आ गया। अब यहाँ पे समझो बात को, यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो एल्डिहाइड है, कौन? एल्डिहाइड, ये CHO, इसमें क्या है देखो, मैं इसको थोड़ा सा तरीके से बनाता हूँ। ये इस तरह से है, CH डबल बॉन्ड O, ये इस तरह से। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, बात को समझना है। इसमें होगा क्या, इसका जो ये बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ये रिजोनेंस में भाग लेगा। देखो कैसे, डबल सिंगल डबल, या इधर से देख लो, डबल सिंगल डबल। मतलब इस CHO के पास जो डबल बॉन्ड है, इस CHO के पास जो डबल बॉन्ड है वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है ना, तो ये ऑक्सीजन की तरफ आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो है ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अब होता क्या है, हमने पढ़ा था कि यदि किसी ग्रुप में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है और उसका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रिजोनेंस में भाग लेता है, तो उस ग्रुप का -m इफेक्ट होगा। कौन सा इफेक्ट होगा? -m।
ठीक है। अच्छा, ये बात ठीक है। इसके अलावा एक बात और समझो आप, ये जो है ना, ये एक लार्ज ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? लार्ज ग्रुप। कैसा ग्रुप है ये? लार्ज ग्रुप है। लार्ज ग्रुप होने के कारण क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो जब अटैक करेगा तो अटैक करते समय ये विरोध उत्पन्न करेगा, मतलब एक प्रकार की बाधा उत्पन्न करेगा। ये एक लार्ज ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? लार्ज ग्रुप। तो जो लार्ज ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक में बाधा उत्पन्न करेगा, इसलिए ये लेस रिएक्टिव हो गया। ठीक है, अब कीटोन की बात करते हैं। तो कीटोन में देखो, यहाँ पे दो दो प्लस आई है, दो दो प्लस आई है। ठीक है, दो दो प्लस आई है, मतलब दो तरफ से विरोध होगा। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये भी विरोध करेगा और ये भी विरोध करेगा, नहीं मतलब दो तरफ से विरोध होगा, इसलिए रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अब इसमें एक तरफ तो प्लस आई ग्रुप हो गया और एक तरफ ये लार्ज ग्रुप हो गया। कैसा ग्रुप हो गया? लार्ज ग्रुप। तो एक तरफ लार्ज ग्रुप है और एक तरफ प्लस आई वाला, तो ये भी दोनों विरोध उत्पन्न करेंगे। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसके रास्ते में ये बाधा उत्पन्न करेंगे, इसलिए रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अब इस तरफ देखो, इस तरफ दोनों ही लार्ज ग्रुप हो गए, ये भी एक लार्ज ग्रुप है और ये भी एक लार्ज ग्रुप है। तो इसमें दो दो लार्ज ग्रुप है ना, इसलिए ज्यादा बाधा उत्पन्न करेंगे। तो बहुत सीधी सी बात है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव। यहाँ पे प्लस आई लग रहा है तो प्लस आई के कारण रिएक्टिविटी कम होती है, तो ये कम रिएक्टिव हो गया। फिर यहाँ पे एक लार्ज ग्रुप है, एक बड़ा ग्रुप है जो कि ज्यादा बाधा उत्पन्न करेगा, इसलिए यहाँ पे रिएक्टिविटी और कम हो जाती है। कीटोन में क्या होता है, दो दो ग्रुप लगे, एक इधर एक इधर, तो ये दो तरफ से बाधा उत्पन्न करेगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी और कम हो जाती है। इसकी बात करें तो इसमें एक तरफ CH3 है और एक तरफ एक बड़ा ग्रुप लगा है, तो और बाधा उत्पन्न हो गई। यहाँ पे दो दो बड़े ग्रुप लगे हैं तो और ज्यादा बाधा उत्पन्न हो गई। ठीक है ना, तो जैसे जैसे बाधा बढ़ेगी वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होगी, है ना। और यदि ये सब के चक्कर में नहीं पड़ो तो आप तो ये याद कर लेना, NAR के प्रति एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होता है कीटोन से। मतलब हम एल्डिहाइड वाले कंपाउंड को आगे रखेंगे और कीटोन वालों को पीछे रखेंगे। अगला, एलिफेटिक एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होता है एरोमेटिक से। एल्डिहाइड में भी एलिफेटिक वालों को आगे रखेंगे और एरोमेटिक वालों को पीछे रखेंगे। एलिफेटिक कीटोन अधिक क्रियाशील होता है एरोमेटिक कीटोन से, तो एलिफेटिक कीटोन को आगे रखेंगे, एरोमेटिक कीटोन को पीछे रखेंगे। ठीक है ना, नोट करो। अच्छा, यहाँ पे यदि हम इस रिंग की बात करें ना, एक चीज और आप याद रखना, यदि मैं इस रिंग की बात करूं, किसकी? रिंग की। यदि मैं इस रिंग की बात करूं तो देखो, ये रिंग क्या कर रही है, ये रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है। ये जो रिंग है, ये रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है। देखो ऑक्सीजन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचा। ठीक है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब इधर खींचेंगे तो रिजोनेंस के कारण इस रिंग के इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। रिंग के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? बाहर। मतलब ये रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये रिंग क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और जब ये रिजोनेंस के कारण रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो इसका प्लस एम इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस एम। तो लार्ज ग्रुप तो है ही है, साथ में इसका प्लस एम इफेक्ट भी हो रहा है। याद रखना, ये जो रिंग है, इस रिंग का कौन सा इफेक्ट हो रहा है बेटा? प्लस एम। ठीक है ना, प्लस एम। यदि रिंग
रिजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, रिंग रिजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, मतलब उसमें से रिजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो उसका प्लस एम इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस एम। तो ये रिंग प्लस एम इफेक्ट शो कर रही है। अब यहाँ पे ये जो रिंग है इसका भी प्लस एम इफेक्ट होगा, और यहाँ पे दो तरफ से प्लस एम लगेगा, इधर भी प्लस एम और इधर भी प्लस एम। ठीक है, इसलिए रिंग वाले पीछे जा रहे हैं। यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, यहाँ पे देखो प्लस आई से भी ज्यादा कम क्रियाशील कौन सा होता है? प्लस एम वाला, प्लस एम वाला। प्लस आई से भी ज्यादा लेस रिएक्टिव कौन सा होता है? प्लस एम वाला। मतलब प्लस एम वाले रिएक्टिविटी को बहुत कम कर देंगे। तो ये जो रिंग है ना, ये रिंग प्लस एम की तरह काम कर रही है, इसलिए जो एरोमेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक कीटोन है उनकी रिएक्टिविटी कम होती है। ठीक है, नोट करो। चलो, तो आज के लेक्चर में हमने देखा रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कल के लेक्चर में मैं आपको एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए जय राम जी की।